चैप्टर का नाम दीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। जो कुछ कॉमन फोर्स है जो मैकेनिक्स में यूज होगा उस फोर्स का नाम जानेंगे, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानेंगे। सबसे पहला जो कॉमन फोर्स है वह कहलाता है वेट ऑफ द बॉडी। सबसे पहला कॉमन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करता है? फोर्स लगाता है। जिस फोर्स को आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, वह किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अर्थ जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वह फोर्स ही उस बॉडी का वेट कहलाएगा। वह फोर्स ही उस बॉडी का क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। लूजली स्पीकिंग, आम बोलचाल में हम लोग मास और वेट दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन वेट अलग चीज़ और मास अलग चीज़। मास का ऐसा यूनिट केजी है, मास का ऐसा यूनिट, जबकि वेट के बारे में बोले हैं कि वेट क्या है? वह फोर्स है। वेट क्या है? वह जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है, कि नहीं? तो वेट एक फोर्स है तो वेट का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, कि नहीं? और मास का ऐसा यूनिट होगा केजी। तो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़। जब मास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास इंटू एक्सेलेरेशन फोर्स होता है, तो वह वेट के इक्वल होगा। तो वेट ऑफ द बॉडी लिख करके डिफिनीशन लिखेंगे, इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ attracts anybody, फुल स्टॉप दे करके, फॉर अ बॉडी हैविंग मास m स्मॉल m इट्स वेट इज mg स्मॉल m इंटू स्मॉल g एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, फुल स्टॉप। सेकेंड जो कॉमन फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स और इसी का नाम नॉर्मल रिएक्शन। कैपिटल एन से डिनोट करेंगे इस फोर्स को, या फिर कैपिटल आर से भी नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, मेरे हाथ के साथ यह बॉडी कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के कारण दो फोर्स डेवलप होता है। एक फोर्स जो होगा वह इस कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल, और दूसरा फोर्स जो होता है वह कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस परपेंडिकुलर वाले फोर्स को ही बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट के कारण दो फोर्स, एक फोर्स जो होगा वह कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा, जिसको हम लोग बाद में न्यूटन्स लॉ
ऑफ मोशन के बाद का चैप्टर अपना फ्रिक्शन रहेगा, तो वहाँ सेपरेट चैप्टर फ्रिक्शन में उस फोर्स को देखेंगे। अभी जो कांटेक्ट के कारण दूसरा फोर्स डेवलप होगा वह कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल ना होकर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा ही, चाहे कांटेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल रहे या कांटेक्ट सरफेस इंक्लाइन सरफेस रहे। कांटेक्ट में जैसे ही बॉडी आया तो यह सरफेस इस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा वह इस सरफेस से क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, कि नहीं। या यह भी तो इसके कांटेक्ट में है, यह बॉडी हाथ के कांटेक्ट में, या हाथ जो है इस बॉडी के कांटेक्ट में, तो यदि इस बॉडी पे नॉर्मल लेंगे तो यह जो स्टाइलस है स्टाइलस के परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा। लिखेंगे नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, व्हेन टू बॉडीज रिमेन इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, कॉमा, then they exert EXERT, then they exert a force on each other in a direction perpendicular to the contact surface, सेमीकोलन का साइन दे करके, this force is called normal reaction। मैकेनिक्स का जो थर्ड कॉमन फोर्स है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, जब भी किसी भी रस्सी को दोनों तरफ से स्ट्रेच किया जाए, आप ऊपर से अपर एंड को ऊपर की तरफ ले जाइए और लोअर एंड को, तो इस पूरे रस्सी के मटेरियल के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा और वह फोर्स कहलाएगा रस्सी का टेंशन। यदि आप ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाते हैं, ऊपर किसी सीलिंग वगैरह छत वगैरह से बांध देते हैं और नीचे पर फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ इसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं एफ फोर्स से, तो यह फोर्स चाहेगा पूरे रस्सी को नीचे की तरफ लाना कि नहीं, और यह सीलिंग चाहेगा कि रस्सी का यह पोर्शन नीचे नहीं जाए, उसको कहाँ खींच करके रखना है, ऊपर। तो यह सीलिंग भी इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इस कारण से पूरे रस्सी के मटेरियल में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा और उस फोर्स को ही हम लोग बोलेंगे टेंशन या टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन या टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो बॉडी हो जाए ए और बी और दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लें। यदि ए बॉडी को हम लोग इधर एफ फोर्स से खींचना शुरू करें तो पूरा बॉडी लेफ्ट मूव करना चाहेगा और यह बॉडी चाहेगा कि इससे जो अटैच्ड स्ट्रिंग का पोर्शन है उसको भी किधर लेके चले, लेफ्ट की तरफ। यह बॉडी अपने इनर्शियल प्रॉपर्टी के कारण, इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, तो यह रेस्ट में था, तो यह नहीं चाहेगा कि यह पोर्शन आगे बढ़े, तो यह बॉडी इस बॉडी पर उधर की तरफ अपनी तरफ खींच करके रखना चाहेगा। इस कारण से इस पूरे रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा और उसी फोर्स को बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन का आइडिया लग गया कि जब भी रस्सी दोनों एंड से स्ट्रेच्ड नजर आए, दोनों तरफ से खींचा जाए, तब रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा और इस फोर्स को ही बोलेंगे स्ट्रिंग का टेंशन बोलेंगे। और टेंशन का डायरेक्शन किधर रहेगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यह रस्सी नहीं है, यह किसको दिखाए हैं, फोर्स को दिखाए हैं, स्ट्रिंग है दोनों के बीच में। तो यदि इस स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर दिखा लें तो इस स्ट्रिंग का जो लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड पर कौन सा बॉडी फोर्स लगाएगा, ए, और ए क्या चाहेगा, इस लेफ्ट एंड को लेफ्ट की तरफ ले जाए या राइट की तरफ, तो इधर वाला सेक्शन पर टेंशन किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और राइट एंड पे कौन सा बॉडी फोर्स लगाएगा, बी लगाएगा, और बी क्या चाहेगा, बी क्या चाहेगा कि यह पोर्शन लेफ्ट जाए, या बी चाहेगा उसको अपनी तरफ खींच के रखना, अपनी तरफ खींच करके रखना। तो बी एंड पर जो होगा अपनी तरफ मतलब बी की तरफ राइट होगा, होगा या नहीं होगा। तो जिस भी रस्सी पे, जिस भी स्ट्रिंग पे आप टेंशन लिख रहे हो, टेंशन का डायरेक्शन उस स्ट्रिंग से
अवे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस डायरेक्शन को क्या बोलिएगा? लेफ्ट इंड से अवे। और इस डायरेक्शन को क्या बोलिएगा? राइट इंड से अवे। तो टेंशन इज, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, कि नहीं? नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एक स्ट्रिंग है, अपर इंड तो फिक्स है, लेकिन लोअर इंड पे अभी कोई फोर्स। यदि लोअर इंड पर आप एक एम मास का ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, तो इस मास पर तो अर्थ फोर्स लगाएगा। कितना अमाउंट का? एम जी अमाउंट का, जिसको अभी आपने फर्स्ट फोर्स बोला था, वेट ऑफ द। तो एम जी तो हमेशा किधर रहता है? तो एम जी के कारण यह बॉडी किधर जाना चाहेगा? डाउन। और यह अपने साथ स्ट्रिंग के लोअर इंड को भी किधर ले जाना चाहेगा? डाउन। तो यदि अब इस कंडीशन में स्ट्रिंग के लोअर इंड पे देखिए तो टेंशन किधर की तरफ? डाउनवर्ड रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? और स्ट्रिंग के अपर इंड पे यदि देखिए तो टेंशन अपवर्ड होगा, स्ट्रिंग से अवे, ऊपर की तरफ। हाँ या ना? लेकिन यही चीज़ यदि एम मास के लिए देखिए, तो एम मास पर अर्थ कितना फोर्स लगाया? एम जी डाउनवर्ड। और एम मास के ऊपर स्ट्रिंग है, ऊपर क्या है? यदि यह एम चाह रहा है इस स्ट्रिंग को किधर लाना? डाउनवर्ड। तो बदले में यह स्ट्रिंग क्या चाहेगा? इस मास को ऊपर खींच करके रखना। स्ट्रिंग नहीं चाहेगा कि यह कहाँ जाए? नीचे जाए। तो बॉडी के लिए जो स्ट्रिंग है, वह स्ट्रिंग इस बॉडी पर किधर की तरफ टेंशन लगाएगा? ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? समझ गए क्या? तो यह जो टेंशन है, यह बॉडी से अवे। और यहाँ जो स्ट्रिंग का टेंशन है, वह इस स्ट्रिंग से अवे होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी और अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। होगा या नहीं होगा? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में लिखेंगे। यह जो एम जी फोर्स लगा, यह रस्सी लगा रहा है या अर्थ लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। तो यह बॉडी का वेट कहलाया, यह बॉडी का। लेकिन इस बॉडी के अपर इंड पे, लोअर इंड पर तो आपने फोर्स दिखाया, एम जी फोर्स। यहाँ कोई रस्सी मौजूद, लेकिन अपर इंड पर क्या है? रस्सी है। और रस्सी जब भी है तो रस्सी तो देख रहे हैं कि लोअर इंड भी पे भी फोर्स लग रहा है और अपर इंड पर भी सीलिंग के कारण फोर्स लग रहा है। तो वह इलोंगेटेड स्ट्रिंग जैसा हो गया। तो उसमें क्या डेवलप होगा? टेंशन नाम का फोर्स। तो इस बॉडी के अपर इंड पर जो रस्सी है, उस रस्सी में टेंशन डेवलप होगा या नहीं होगा? और वह किस डायरेक्शन में होगा? बॉडी से अवे मतलब अपवर्ड। बॉडी से अवे मतलब होगा या नहीं होगा? समझ पाए क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में लिखेंगे। व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स, अ फोर्स डेवलप्स विद इन द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, सेमीकोलन का साइन देकर के, कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फुल स्टॉप देकर के, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द बॉडी अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, फुल स्टॉप। और इस चैप्टर में जो लास्ट फोर्स, लास्ट टाइप का, या फोर्स नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, वह कहलाएगा स्प्रिंग फोर्स। क्या कहलाएगा? स्प्रिंग फोर्स। पर हम लोग एम मास का एक ऑब्जेक्ट अटैच कर लेते हैं। अभी जो स्प्रिंग है वह अपने नेचुरल लेंथ में है, मीन्स यह मास न राइट शिफ्ट हुआ है न ही लेफ्ट। यदि यह मास राइट शिफ्ट हो जाए तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा या स्ट्रेच्ड हो जाएगा, और यदि लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो कंप्रेस हो जाएगा। अभी ना इलोंगेशन है ना कंप्रेशन, तो स्प्रिंग कहलाएगा अपने नेचुरल लेंथ में। क्या कहलाएगा? अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट फिगर में, कि एम मास को जो कि था इस पोजीशन पर पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ का जो यह डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक्स बोल लिए, तो यह स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया?
हाँ, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग या इलोंगेटेड स्प्रिंग। और थर्ड फिगर में इसी एम मास को एक्स डिस्टेंस राइट ना शिफ्ट करके तो होना चाहिए था इस सामने आ गया है लेफ्ट, इस डिस्प्लेसमेंट को भी क्या बोल ले, एक्स बोल ले, तो यह आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट केस में यदि एम मास यहाँ है और इसको चुपचाप छोड़ दिया जाए, अभी यह नीचे का जो कांटेक्ट सरफेस है यह माना जाएगा बिल्कुल स्मूथ, ठीक है क्या? तो यह मास लेफ्ट शिफ्ट करेगा या राइट शिफ्ट करेगा या जहाँ है वहीं रहेगा? वहीं रहेगा। लेकिन यदि इसको यहाँ तक हम लोग फोर्स लगा करके यहाँ तक एक बार ला करके डाल दें, तो अब यह बॉडी यहीं रहेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा? लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यदि यहाँ से स्प्रिंग हटा दिया जाता, या स्प्रिंग हटा दिया जाता, बॉडी को यहाँ से ला के यहाँ तक रख दे, तो अभी भी क्या लेफ्ट शिफ्ट करता है? नहीं। तो लेफ्ट ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्प्रिंग है। और यह स्प्रिंग इस बॉडी को लेफ्ट ले जा रहा है, इसका मतलब इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ है। तो स्प्रिंग इस बॉडी पे क्या किया? फोर्स लगाया। और यदि यह एक्स बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा एक पार्टिकुलर रेंज में हो, तो इलोंगेशन जितना ज़्यादा होगा इस पर लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन एक्स एक लिमिट में होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेच कर दीजिएगा तो यह जो स्प्रिंग है वह एक सिंपल वायर हो जाएगा, उसमें जो वह खींचने का एबिलिटी है, फोर्स लगाने का, वह एबिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक सर्टेन रेंज में यदि यह डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो यदि डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ से यहाँ तक ला के छोड़ दे तो अभी भी लेफ्ट जाता, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाने वाला फोर्स क्या रहता है? कम रहता। और यहाँ नल डाल करके यदि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दिए तो लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक वैसा ही जैसा रबर में होता है कि रबर को कम स्ट्रेच करे, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह यदि यहाँ से निकल रहा है तो सामने वाले बॉडी पर फोर्स भी कम एग्जर्ट करेगा, और ज़्यादा इलोंगेट करके छोड़ा जाए तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो इस बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स को यदि हम एफ एस बोल ले, तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वह इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो स्प्रिंग के कारण फोर्स भी ज़्यादा, और डिस्प्लेसमेंट कम तो फोर्स भी कम होगा। और दूसरा आपको दिख रहा है कि इस पार्टिकल को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाए हो, इसके सामने सामने देखे तो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? राइट डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट राइट है। और स्प्रिंग जो है वह इस बॉडी पर फोर्स किधर लगा रहा है? लेफ्ट की तरफ। किधर लगा रहा है? इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो एफ एस के ऊपर प्रोपोर्शनल के बदले प्रोपोर्शनल, अभी प्रोपोर्शनल ही रहने देते हैं, बाद में इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बदले एक्स, और एक्स के ऊपर भी क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। और यह रिलेशन सही है या गलत है? गलत है। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। मैग्नीट्यूड लेते ही वेक्टर खत्म, मैग्नीट्यूड लेते माइनस भी खत्म और वेक्टर भी खत्म, तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। और यहाँ से मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी पता चल रहा है कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट है कि नहीं है। यहाँ से यदि आप वेक्टर एफ एस लिखिए, प्रोपोर्शनल हटा करके जब इक्वल साइन डालेंगे तो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस है तो माइनस डाल दे, कांस्टेंट को के मान ले और एक्स के बदले एक्स डाल ले। यह एफ एस जो फोर्स आया इसी को बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? तो स्प्रिंग फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा माइनस के वेक्टर एक्स। स्प्रिंग फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा
इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ से यदि आप के निकालना चाहते इस वाले इक्वेशन से, तो आपका के आता, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस वेक्टर एफ एस डिवाइडेड बाय वेक्टर एक्स। के हम यहाँ लिख देते हैं, आपका के क्या आता? माइनस वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर एक्स। लेकिन इस तरह का फॉर्म कभी भी फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है कि दो वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में डिवाइड कर ले, ऐसा पॉसिबल, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड में इसके मैग्नीट्यूड से तो आप डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्शन में डायरेक्शन से डिवाइड करना कभी भी पॉसिबल। तो यदि के निकालना हो तो जब भी के निकालेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो लेंगे, दोनों के। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि लिखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के एक्स, कि नहीं? मॉड लेते ही वेक्टर खत्म, और मॉड लेते ही माइनस और वेक्टर दोनों खत्म। यहाँ से के आ गया एफ एस बाई एक्स। के का ऐसा यूनिट यदि देखें तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। के को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट हैविंग ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। यह जो पूरा इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वेशन 1 इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो यहाँ से अब स्ट्रेच्ड के बदले कहाँ आ जाए? कंप्रेस्ड पे। तो चेक करते हैं कि क्या कंप्रेशन के केस में भी यही हाल होगा। तो बॉडी को आप यहाँ से उठा करके यहाँ डाले हैं, जब यहाँ पर छोड़िएगा तो बॉडी यहीं पड़ा रहेगा, किधर भागना चाहेगा? राइट की तरफ। और ये स्प्रिंग नहीं रहता तो कभी भी यह बॉडी राइट भागता क्या? तो इसको राइट ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? राइट डायरेक्शन में। इस बॉडी का था यहाँ पे, आ गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि स्प्रिंग फोर्स राइट है जबकि डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यह इक्वेशन जो है लिखा हुआ वह वैलिड होगा या नहीं होगा? और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यदि कंप्रेशन ज़्यादा तो स्प्रिंग फोर्स भी, और कंप्रेशन कम तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी स्प्रिंग को या तो आप इलोंगेट कर लीजिए या फिर आप कंप्रेस कर लीजिए। जब भी किसी भी स्प्रिंग को इलोंगेट कर ले या फिर, तो स्प्रिंग उस बॉडी पर, जो बॉडी स्प्रिंग से अटैच्ड है, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और यह फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। और यह जो फोर्स डेवलप हुआ, इसी फोर्स को क्या बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड होगा के एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड होगा के एक्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के एक्स। के को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। होगा या नहीं होगा? कभी के का डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले तो न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब मीटर के लिए लेंथ कैपिटल एल, कि नहीं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी के बदले कैपिटल एम, मीटर के बदले एल, और 1 मीटर नीचे है एल, तो एल एल कैंसिल, पर सेकेंड स्क्वायर टी का पावर -2, तो एम, एल का पावर 0, एल है नहीं, और टी का पावर -2, बिग ब्रैकेट में ले लेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के का डायमेंशन फार्मूला आएगा या नहीं आएगा? समझ में आई बात क्या? तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में लिखेंगे, व्हेन अ स्प्रिंग इज आइदर कंप्रेस्ड और इज इलोंगेटेड, a force is exerted by the spring on the body attached to it, full stop दे करके, this force remains directly proportional to the displacement of the body but oppositely directed, सेमीकोलन का साइन दे करके, this force is called a spring force, full stop दे करके, this is called Hooke's law. The total
कॉमन फोर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ 4 टाइप का इस चैप्टर में। एक और कॉमन फोर्स जो फ्रिक्शन है उसको नेक्स्ट सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट फोर्स का नाम था वेट ऑफ द बॉडी। वेट क्या है? तो वह फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बॉडी का मास यदि m हो तो उसका वेट हमेशा mg होगा और mg का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है क्या? ऐसे mg एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। mg का डायरेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हम लोग जो कुछ भी बॉडी m मास का कंसीडर करते हैं उस बॉडी का कर्वेचर मतलब रेडियस, लेंथ, विड्थ वगैरह अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। तो उस छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है अर्थ का सेंटर जस्ट उसके नीचे माना जाएगा। इसलिए हम लोग mg हमेशा किधर कंसीडर करेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड इस चैप्टर में। ठीक है। सेकेंड फोर्स का नाम था नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तब डेवलप होगा जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट के कारण फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कांटेक्ट में है तो दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और यह फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। इस फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का सिंबल हम लोग कैपिटल N यूज करेंगे या कभी कभी कैपिटल, कभी भी एक से ज़्यादा नॉर्मल आ जाए तो एक को N1 दूसरे को N2 भी बोल ले सकते हैं, या एक को N बोल लेंगे दूसरे नॉर्मल को R बोल ले सकते हैं कि नहीं। थर्ड फोर्स जो हम लोगों ने देखा हुआ था टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब भी रस्सी को इलोंगेट किया जाए, स्ट्रिंग को इलोंगेट किया जाए या कोई मास अटैच कर दिया जाए, जो मास क्या चाहेगा उसको इलोंगेट करना, उस पर फोर्स लगाना, तो रस्सी के मटेरियल के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा। यह फोर्स ही कहलाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस बॉडी से अटैच्ड है स्ट्रिंग उस बॉडी से अवे कंसीडर किया करेंगे कि नहीं। और लास्ट फोर्स था आपका स्प्रिंग फोर्स। जब भी किसी स्प्रिंग को या तो इलोंगेट कीजिए या फिर कंप्रेस कीजिए तो स्प्रिंग बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F=kx, F=kx, जहाँ x उस बॉडी का इलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। जो कांस्टेंट k है उसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर हुआ करेगा। और यह स्प्रिंग कांस्टेंट k डिपेंड करेगा स्प्रिंग के टाइप पर, स्प्रिंग के कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, कि स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है अप्लाइड फोर्स से k को लेना देना, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से k को लेना देना नहीं है। मीन्स यदि सेम इलोंगेशन, सेम और सेम फोर्स, सेम इलोंगेशन और सेम फोर्स ले लें तो दोनों अलग अलग स्प्रिंग के लिए k का वैल्यू अलग अलग पॉसिबल हो सकता है। अलग अलग पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि k=F/x तो F सेम और x सेम तो स्प्रिंग कांस्टेंट k क्या हो जाए? सेम। उसको अप्लाइड फोर्स और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से लेना देना, वह टोटल मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिस मटेरियल से आप स्प्रिंग फॉर्म कर रहे हो कि नहीं। और यह जो फोर्स हुआ इलोंगेशन या कंप्रेशन के कारण, इस फोर्स को ही बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके अपोजिट, जिधर आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? ठीक है क्या? तो इस फोर्स के बेसिस पे ही हम लोग कल से फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। इनर्शिया, फिर न्यूटन का जो तीनों लॉ है मोशन से रिलेटेड एंड